In today's lecture, we will study about matrices and their determinants in detail. तो मैट्रिसेस को डिटेल में पढ़ने से पहले सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. मैट्रिक्स होता है क्या है मैथमेटिक्स में. तो मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स. मैट्रिक्स जो है वो एलिमेंट्स का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है और उस एरे को अगर आप जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो है वो इनक्लोज कर दें तो रिज़ल्ट में आपको जो शेप मिलती है उस शेप को हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिक्स कहते हैं. फिर से रिपीट कर दूं, आप एलिमेंट्स को या नंबर्स को अगर किसी रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में जो है वो अरेंज करें और अरेंज करने के बाद उस रेक्टेंगुलर एरे को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अगर इनक्लोज कर देते हैं तो रिज़ल्ट में आपको जो शेप मिलती है उस शेप को मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्क्रीन पे आपको एक इस तरह की शेप नज़र आ रही होगी ये वाली, जिसमें क्या है नंबर्स लिखे हुए हैं 96, 85 एंड सो ऑन, 93, 90, 82, 91 एंड 95. ये क्या है नंबर्स को लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में. देख सकते हैं आप तो एक एरे टाइप का बना हुआ है यहाँ पे और इस एरे को उन्होंने क्या किया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इनक्लोज किया हुआ है. तो स्क्वायर ब्रैकेट की आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं. तो इन दी एंड जब जिस रेक्टेंगुलर नंबर्स या एलिमेंट्स के रेक्टेंगुलर एरे को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर देंगे तो ये जो रिजल्टेंट शेप मिलती है इसको हम मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स कहते हैं. किसी भी मैथमेटिक्स को अगर नाम देना हो मैथमेटिक्स में तो उसको यूजुअली जो है वो इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एटसेट्रा उनसे डिनोट करते हैं. और उसके अलावा अगर आप जो मैट्रिसेस की एलिमेंट्स को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो तो उनके एलिमेंट्स को यूजुअली जो हम इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स हैं उनसे डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल ये अगर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे तो स्मॉल एक्स लिख लें आप, स्मॉल वाई लिख लें या फिर स्मॉल ए लिख लें, स्मॉल बी लिख लें. ये स्मॉल जो लेटर्स हैं इंग्लिश के वो यूजली किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं. और इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं लेट्स से कैपिटल ए, कैपिटल बी या कैपिटल सी, ये जो कैपिटल लेटर्स हैं इंग्लिश के उस मैट्रिक्स को नाम देने के लिए यूज़ होते हैं. और उसके अलावा हर मैट्रिक्स में देखें तो आप क्योंकि उनमें एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है तो आपको उस मैट्रिक्स में जो है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स और वर्टिकल अरेंजमेंट्स जो है वो लगे नज़र आ रहे थे. जैसे ये मैंने रेड पेंसिल से जो आपको पॉइंट आउट किया है ये अब एलिमेंट्स का हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है. और इसी तरह अगर मैं ब्लू कलर से अगर पॉइंट आउट करूँ तो ये एलिमेंट्स का वर्टिकल अरेंजमेंट है. जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का उस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को उसकी उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की रो कहते हैं. और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स का जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस वर्टिकल अरेंजमेंट को उस मैट्रिक्स के कॉलम्स कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स और ए ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये इस मैट्रिक्स का कॉलम है. और इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की बात की जाए लेट्स से ये एक्स और वाई जो इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में आ रहे हैं ये इस मैट्रिक्स की रोल हैं. तो डिफरेंट मैट्रिसेस की डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स हो सकते हैं. किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ को इन जनरल स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और उसकी नंबर ऑफ़ रो किसी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को इन जनरल जो है वो स्मॉल एन से डिनोट करते हैं. और ओवरऑल अगर आपके पास कहीं ये वाली नोटेशन लिखी हुई नज़र आ रही हो एम क्रॉस एन तो ये एम क्रॉस एन जो है वो इसको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर या डायमेंशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैट्रिक्स सी आपको लिखा नज़र आ रहा है इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं. तो इसका अगर आपने ऑर्डर लिखना है या डायमेंशन लिखनी है तो इसका ऑर्डर या डायमेंशन हम इस तरह लिखेंगे 2x2. इन 2x2 बस इस तरह लिखना है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने 4 के इक्वल इस तरह नहीं लिखना. जैसे आप लोगों ने लिख देना है 2x2. 2x2 में जो पहला नंबर आ रहा होता है ये वो ये बताता है कि आप जो आपका अंडर डिस्कशन मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ इतनी है मीन्स 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं वो आपको दूसरा नंबर बताएगा. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो यहाँ पे आपको पहले से लिखा हुआ मैट्रिक्स नज़र आ रहा है पीडीएफ में इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1, 2, 3, 4 और 5. इसमें 5 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 3. तो अगर आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा आपके पास 5 क्रॉस 3. तो 5 ये बताएगा कि इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 5 हैं और ये सेकंड नंबर जो है जो कि 3 वो ये बताएगा इसकी नंबर ऑफ़
कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं। तो ओवरऑल 5 क्रॉस 3 इस तरह ये नोटेशन अगर हम लिख देंगे तो ये नोटेशन क्या बताएगी कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर या डायमेंशन जो है वो कितनी है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है इन जनरल जो है किसी मैट्रिक्स की डायमेंशन को जो है वो हम m क्रॉस n इस तरह डिनोट करते हैं और उसको हम रीड कर सकते हैं m क्रॉस n या फिर m बाई n। मोस्टली जो है वो m बाई n जो है वो यूज होता है, लेकिन आप m क्रॉस n जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन क्रॉस से आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो नहीं करना, लेकिन आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। जब भी ऑर्डर लिखना है आपने जस्ट जो है वो इस तरह लिख देना है 3/2, जिसका मतलब ये होगा कि गिवन मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो 2 हैं। तो ये थीमेटिक की डेफिनेशन उसके एलिमेंट्स के बारे में कुछ बेसिक आइडिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़नी है। वो टाइप्स पढ़ने से पहले एक बार मैट्रिक्स की जनरलाइज फॉर्म भी पढ़ लेते हैं। तो आपके पास जो है वो जनरल जो है वो m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ऐसा मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है m है और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो n है। तो m क्रॉस n क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इट हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है। अब इसी m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स को ये जो आपके पास सारा डिटेल में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इसमें m रोज हैं, A11 इसकी पहली एंट्री है, ए के नीचे छोटा सा 11 ये बता रहा है कि जो एंट्री है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। उसके बाद A12 क्या है, A12 भी इस मैट्रिक्स की एंट्री है और नीचे छोटा सा 12 ये बता रहा है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाली एंट्री है। इस तरह सो ऑन चलते जाएंगे। और A1n इसकी कौन सी एंट्री है, वो वाली एंट्री है जो पहली रो और nth कॉलम में मौजूद है। इस तरह A21 वो वाली एंट्री है जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। इस तरह सो ऑन चलते जाएंगे और AM1 तक पहुंच जाएंगे। AM1 में M1 क्या बता रहा है, M जो है आपको रो नंबर बता रहा है और 1 आपको कॉलम नंबर बता रहा है। तो M1 क्या होगा, वो वाली एंट्री होगी जो mth रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद होगी। तो mth रो आपके पास कौन सी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड सो ऑन चलते जाएंगे। इन दी mth रो और फर्स्ट कॉलम ये वाला है। तो ये वाली एंट्री जो आपके पास आ रही है ये वाली AM1 एंट्री है जो mth रो और nth कॉलम में और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रही है। और इसी पूरे की डिटेल में जो है वो मैट्रिक्स को जो है वो जो बड़ा सा लिखा हुआ है m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं AIJ m क्रॉस n, ठीक है। और AIJ में I और J जो है वो I जो है वो 1 से लेकर m तक वेरी कर रहा है और J जो है वो 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे जो I और J इन्वॉल्व हो रहे हैं AIJ की जगह AIJ में I और J जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, I को अगर आप 1 से लेकर m तक वेरी कर दें और J को आप 1 से लेकर n तक वेरी कर दें तो आपको ये सारी की सारी एंट्रीज जो है ना बारी बारी जो है वो मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल I की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं और J की वैल्यू भी आप 1 रखते हैं तो आपको A11 ये वाली एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद अगर I की वैल्यू 1 ही रहने देते हैं और J की वैल्यू 2 कर लेते हैं तो आपको A12 ये वाली एंट्री मिलेगी। और उसके अलावा इस तरह आप डिफरेंट जो है कम्बिनेशन अगर I J के बनाते जाएंगे इन नंबर्स को लेके तो इस मैट्रिक्स के अंदर आपको जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज लिखी हुई हैं आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। तो ओवरऑल फिर क्या कर सकते हैं हम इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, जिसमें m रोज और n कॉलम्स हैं, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, उसमें जनरल एंट्री कौन सी है ए आई जे जो उसकी सारी एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है और m क्रॉस n साथ में उसका ऑर्डर बता दें। और अगर ऑर्डर जो है वो अंडरस्टूड है तो आप जो है सिंपली आप उस मैट्रिक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं, m क्रॉस n भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब I की वेरिएशन m तक और J की वेरिएशन n तक होगी तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज आएंगी या उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। तो ये जो जनरलाइज फॉर्म में मैट्रिक्स लिखा हुआ है m क्रॉस n ऑर्डर का, इसको हम जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में या शॉर्ट एडिशन में इस फॉर्म में या इस फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोगों ने जो है ज़्यादातर जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करना जो है वो ज़्यादा डीपली और डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स को जो है वो इस तरह ओपन फॉर्म में ही जो है वो लिख के डिस्कस करें। तो ये थी मैट्रिक्स की जनरलाइज फॉर्म, जनरलाइज m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगी मैट्रिक्स की टाइप्स। तो डिफरेंट टाइप्स हैं मैट्रिक्स की उनकी रोज़ और कॉलम्स को लेके या उनमें एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो टाइप्स पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सबसे पहली टाइप यहाँ पे आ रही है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर।
रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर। तो जब भी कोई आप कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं, अगर उस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, तो उस मैट्रिक्स को आप जो है वो मैट्रिक्स तो होगा ही, लेकिन आप उसको रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, a इज इक्वल टू 4 8 3 7। ये इस मैट्रिक्स की क्या है, एक रो है और इसमें जस्ट एक ही रो है। तो ये मैट्रिक्स क्या है आपके पास है, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर है। और इसका ऑर्डर कितना है, क्योंकि इसमें एक रो है और एक ही रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 कॉलम है इसमें, इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 4। 1 क्या है, नंबर ऑफ रोज, और 4 यार में क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को बता रहा है। और इन जनरल ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है बी, जिसमें ए 1 ए आई 1 ए आई 2 आई 3 एंड सो ऑन ए आई एन, ये आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसकी बस एक ही रो है। ये क्या है, 1 क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 एंड सो ऑन ए 1 एन। तो 1 1 क्या बता रहा है, पहली रो पहला कॉलम। 1 2 क्या बता रहा है, पहली रो दूसरा कॉलम। और 1 3 क्या बता रहा है, पहली रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन ए 1 एन क्या बता रहा है, पहली रो और nth कॉलम। तो ये आपके पास क्या है, एक ही रो वाला मैट्रिक्स है और इसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये जनरल जो है आपके पास फॉर्म बन गई है रो मैट्रिक्स की, जिसका ऑर्डर किया है 1 क्रॉस n। उसके अलावा खुद भी ये मैट्रिक्स की रो मैट्रिक्स की एग्जांपल्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं खुद से भी मैट्रिक्स लिखना चाहूँ, लेट्स से मैट्रिक्स b इज इक्वल टू, जिसकी बस एक ही रो 1 0 0 4, यहाँ पे इनक्लोज कर दें। तो अभी जो मैट्रिक्स लिखा है मैंने, इसकी एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। तो ये आपके पास जो है 1 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये आपके पास रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है। और इसी तरह कोई और एग्जांपल लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर ये मैट्रिक्स लिखता हूँ b इज इक्वल टू 4 और इसको इनक्लोज कर देता हूँ इस तरह, तो ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। लेकिन क्योंकि इसमें एक ही रो है तो इसको जो है वो रो मैट्रिक्स जो है इसको भी कह सकते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, कॉलम्स चाहे जितने मर्जी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉलम एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जिसमें एक ही रो है उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स से मिलता जुलती ही डेफिनेशन है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एग्जांपल लिखी नज़र आ रही है, ए इज इक्वल टू 5 6 2 0। यहाँ पे एक ही कॉलम बना हुआ है 5 6 2 0 का। ये आपके पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। उसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3 4, 4 रोज और एक कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास, 4 क्रॉस 1। इस तरह आपको ये कॉलम लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये वाला। इसमें भी जे की जगह जो है वो यहाँ पे 1 होना है, A1 1 A2 1 A3 1 एंड सो ऑन AN1। तो अब यहाँ पे A1 1 क्या बता रहा है, पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री। A2 1 क्या बता रहा है, दूसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री। A3 1 क्या बता रहा है, तीसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री एंड सो ऑन। AN1 क्या बता रहा है, nth रो और पहले कॉलम वाली एंट्री। तो ओवरऑल जो है वो एक ही कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है। टोटल जो है वो n रोज आ गई आपके पास, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो एंड सो ऑन चलते जाएंगे, और nth रो। तो इस मैट्रिक्स की n रोज हैं और कॉलम एक ही है। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म जो है बन गई है एक कॉलम मैट्रिक्स की जिसकी n रोज और एक ही कॉलम है। तो n रोज मतलब रोज की तादाद पे कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे कॉलम की तादाद अगर 1 है तो मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एग्जांपल खुद से लिखना चाहूँ, लेट्स से b इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही एंट्री लिख देता हूँ, लेट्स से पहले वाली 4 एंट्री ही लिख देता हूँ। अब ये मैट्रिक्स है इसमें देखिए, इसमें जस्ट एक ही एंट्री है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1 का 1 है। तो कॉलम कितने आ रहे हैं, कॉलम 1 ही आ रहा है। नंबर ऑफ कॉलम्स
एक ही है इसमें, इसलिए ये भी मैट्रिक्स क्या होगा, आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर होगा। और उसके अलावा अगर इसमें थोड़ी सी मैं चेंजिंग कर दूँ, लेट्स से इस 4 के नीचे अगर मैं कोई और एलिमेंट 0 लिख देता हूँ, तब भी आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी हो गई हैं, नंबर ऑफ रोज़ 2 हो गई हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 1 ही है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2x1, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 1 ही है, कॉलम्स की तादाद जो है वो एक ही है। इसलिए अगेन ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, ये वाला मैट्रिक्स जो होगा कॉलम मैट्रिक्स होगा या कॉलम वेक्टर होगा। तो अगर कॉलम्स की तादाद किसी मैट्रिक्स में 1 है, नंबर ऑफ रोज़ चाहे जितनी मर्जी हो, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, चाहे आपकी एंट्री जो है वो 0 ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, इसमें जस्ट मैं 0 ही रख दिया मैंने, 0 भी कोई ना कोई एक नंबर या एलिमेंट होता ही है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1x1, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है आपके पास। ऑल्दो ये रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज़ की तादाद भी 1 ही है, तो रो मैट्रिक्स भी है ये वाला, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। उसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्पल बन सकती हैं जो सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स ना हो। तो जैसे ये वाली एग्जांपल आपके पास, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज़ 1 नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम जो है 1 है। लेकिन ये वाला जो मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स तो है ही, इसको रो मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं। तो इसको दोनों कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कि ये रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों की डेफिनेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर का तो आपको पता ही है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर में जो एम और एन आ रहे होते हैं वो आपको क्या बताते हैं, एम आपको बताता है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, और स्मॉल एन आपको बताता है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो मीन्स डिफरेंट हो, तो इफ़ एम इज़ नॉट इक्वल टू एन, एम इज़ नॉट इक्वल टू एन का मतलब आप यही वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप लिखें वर्डिंग में, इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आप इस तरह वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर जो है वो वे है डेफिनेशन लिखने का, ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो नोटेशन वाइज जो है वो आप इस तरह बता सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है और यहाँ पे m और n आपस में इक्वल नहीं है, देन जो मैट्रिक्स होगा आपके पास वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो वर्डिंग में इस तरह बता सकते हैं, इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह भी आप जो है वो डेफिनेशन जो बता सकते हैं, दोनों वे से, दोनों वे बताने में कोई हर्ज नहीं है, दोनों वे जो है वो ठीक है। उसके बाद अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये बोला इस मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स में 1 और 2 दो रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं, कॉलम है इसमें 1 2 एंड 3, तो 2 रोज़ और 3 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3। इसी तरह जो सेकंड एग्जाम्पल की तरफ देखा, अगर देखें तो इस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी हैं 1 2 एंड 3, इसमें 3 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं, इसमें कॉलम हैं 1 और 2, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा अगर आपके पास 3x2, 3 क्या बता रहा है आपके पास, इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं, और 2 क्या बता रहा है, इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं। तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी नज़र आ रही हैं, दोनों ही मैट्रिसेस के एग्जाम्पल में आप देख लें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो जैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी जो है वो एग्जाम्पल जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अपनी तरफ से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ मैट्रिक्स 1 2 0, अब ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है 1x3, तो ये भी आपके पास क्या है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और अलग बात है ये आपके पास रो मैट्रिक्स भी है, तो एक मैट्रिक्स के डिफरेंट नाम जो हैं वो जो है वो हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं। जैसे अब ये मैट्रिक्स मैंने लिखा है, ये मैट्रिक्स जो है ये रो मैट्रिक्स तो है क्योंकि इसमें एक ही रो है, उसके अलावा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है।
तो एक मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, या आप लोगों ने डेफिनेशन को जो है माइंड में रखते हुए बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, कौन कौन से नाम जो है हम दे सकते हैं। तो इस तरह खुद भी जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो है वो डिफरेंट एग्जाम्पल बना सकते हैं, और जस्ट एलिमेंट्स को जो है वो चेंज करना होता है और आपकी एग्जाम्पल जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो यहाँ पे भी आप इसी तरह, यहाँ तो इस तरह लिख सकते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और m अगर आपस और n आपस में इक्वल हैं, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप इस तरह भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने पहले आपको लिख के एक बार बताई थी, इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल। तो आप इस तरह वर्डिंग में भी डेफिनेशन लिख के बता सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल यहाँ पे लिखी नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को देखें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, ठीक है। और इस एग्जांपल में देखें, ये जो मैट्रिक्स आपको लिखा नज़र आ रहा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। और थर्ड एग्जांपल को देखें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या है? 3 क्रॉस 3, 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो तीनों एग्जांपल में देख लें, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं आपस में इक्वल ही हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? इन मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए 1 क्रॉस 1 2 बार रिपीट करने के बजाय, 2 क्रॉस 2 2 बार रिपीट करने के बजाय, 3 क्रॉस 3 2 बार रिपीट करने के बजाय हम क्या करते हैं? सिंपली शॉर्ट नोटेशन में जाइए, कहते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 1 है, दूसरा मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर 2 है, तीसरा मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर 3 है। बस इतना ही बता देते हैं। 1 की जगह जो है वो 1 आपको ये बता रहा होगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1 है। 2 आपको ये बता रहा होगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और 3 आपको ये बता रहा होगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। और इस तरह इन जनरल एन आपको अगर आपको कहीं ये लिखा पढ़ते हैं एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, तो एन फिर आपको ये बता रहा होगा, वो एन आपको ये बता रहा होगा कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर एन क्रॉस एन है, उसमें एन ही रोज और एन ही कॉलम्स हैं। जनरली तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्रॉस की फॉर्म में लिखा होता है, जैसे भी मैंने ये लिखा हुआ है वो, ठीक है। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है आपस में इक्वल हैं, तो वो शॉर्ट उस नोटेशन को जो हम मज़ीद जो है वो शॉर्ट कर देते हैं। वो दो बार 1 क्रॉस 1 या 2 क्रॉस 2 लिखने के बजाय वो एक ही नंबर लिख देते हैं, और वहाँ से हमें अंडरस्टूड हो जाता है कि इस मैट्रिक्स में इतनी ही रोज़ और इतने ही कॉलम्स हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का वे जो है वो इस तरह हो जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। और एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, जैसे आपने क्या करना है? एलिमेंट्स को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स यहाँ भी लिखा हुआ है 1 0 1 0, ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है, या सिंपल मज़ीद शॉर्ट वर्ड में लिखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 है, ठीक है। उसमें 2 ही रोज और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये आपके पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट नोट लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m मे बी रिटन एज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। तो यही बात मैंने अब यहाँ पे नोट स्पेशली जो है वो नोट बना के लिखी हुई है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास m क्रॉस n है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है सेम ही है, तो उसका ऑर्डर m क्रॉस m या इन पर्टिकुलर 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 इस तरह लिखने की बजाय आप सिंपली जो ये कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 था, सिंपली हम कह देंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 है। इस तरह शॉर्ट फॉर्म में जो है हम ऑर्डर को जो है मज़ीद लिख सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स की। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो जीरो हों, उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। उसमें वो मैट्रिक्स आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैट्रिक्स जो भी हो, ऐसा मैट्रिक्स हो जिसकी सारी की सारी एंट्रीज अगर ज़ीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, या 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसकी सारी एंट्री ज़ीरो है, ये भी नल मैट्रिक्स है। ये आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, या सिंपली कहें तो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है,
तो ये भी आपके पास जीरो मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स की बात की जाए तो इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो ये आपके पास 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये भी क्या है, आपके पास एक नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स इसकी सारी एंट्री ज़ीरो हों, एक भी एंट्री नॉन ज़ीरो ना हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। को किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है हम कैसे देते हैं। तो इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो उसका ऑर्डर जो है वो इन जनरल एम क्रॉस एन होना चाहिए। मीन्स उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी नहीं है ट्रांसपोज लेने के लिए, ठीक है। समटाइम मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि डिटर्मिनेंट, तो उन प्रॉपर्टीज़ के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जो है वो लाजमी होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डेफिनेशन या कौन कौन सी प्रॉपर्टी अगर आप मैट्रिक्स की डिस्कस कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स का जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है या नहीं लाजमी है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट के केस में मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जो है लाजमी होता है। फिलहाल यहाँ पे ट्रांसपोज की बात हो रही है, तो ट्रांसपोज के लिए मैट्रिक्स का इन जनरल ऑर्डर जो है कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, इन जनरल कुछ भी हो सकता है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन एन क्रॉस एम मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या किया गया, ऑर्डर को चेंज कर दिया। गिवन मैट्रिक्स क्या है, उसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन, देन एन क्रॉस एम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एम है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है एन है। गिवन मैट्रिक्स जो आपका ए है उसमें नंबर ऑफ रोज स्मॉल एम है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है स्मॉल एन है। लेकिन जो दूसरा मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे उसमें नंबर ऑफ रोज स्मॉल एन है और नंबर ऑफ कॉलम जो है स्मॉल एम है। तो कहता है अ मैट्रिक्स विद ऑर्डर एन क्रॉस एम obtained by interchanging rows and columns of A is called transpose A। तो किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन दिया गया है, आप क्या करें उसकी नंबर ऑफ उसकी रोज और कॉलम्स को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें आपस में, ठीक है। उनको जब आप इंटरचेंज करेंगे तो रिजल्ट में जो आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि आप रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले एम क्रॉस एन था इन जनरल, जब रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर देंगे आप, तो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर ऑफ रोज थी वो जो कि स्मॉल एम थी और जो नंबर ऑफ कॉलम थे जो स्मॉल एन थे, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे और जो नंबर ऑफ रोज थे वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे। और ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो आपके पास एन क्रॉस एम बन जाएगा। तो ये जनरल बात हो रही है। पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपके पास ए, इसमें 1 2 3 4 4 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 4x3, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, इस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, ठीक है। रोज और कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, रोज और कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो आपको ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा। इसकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पहली रो थी 1 2 और 5, इसको क्या कर दिया है, इसको इसका कॉलम बना दिया है। उसके बाद जो दूसरी रो थी 5 7 0, इसको क्या कर दिया, इसको यहाँ पे अगेन कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, दूसरे कॉलम की फॉर्म में। जो तीसरी रो थी उसको क्या कर दिया, अगेन तीसरे कॉलम की फॉर्म में लिख दिया है। और जो फोर्थ रो थी 6 9 8, उसको जो है वो फोर्थ कॉलम में लिख दिया है। तो जितनी भी रोज थी क्या कर दिया, उनको कॉलम्स में चेंज कर दिया है। तो रोज़ को कॉलम्स में चेंज करने के बाद आपको जो है वो ये वाला मैट्रिक्स जो है मिल जाएगा। पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर था 4x3। जब आपने रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया तो आपको जो रिजल्ट में मैट्रिक्स मिला है, इसका ऑर्डर है 3x4। 3 रोज़ बन गई हैं और 4 कॉलम्स बन गए हैं। 1 2 3 ये 3 रोज़ हैं और 1 2 3 4 ये क्या है, इस मैट्रिक्स के 4 कॉलम्स में। तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं, उनके ऑर्डर जो आपस में चेंज हो जाते हैं जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, 4x3 जो था वो 3x4 में चेंज हो गया है और आपको रिजल्ट में एक नया मैट्रिक्स मिला है जिसको हम पहले वाला जो मैट्रिक्स आपको गिवन था उसका ट्रांसपोज कहते हैं। तो ट्रांसपोज इस तरह लेते हैं किसी मैट्रिक्स को। उसके अलावा अगर कोई एक और एग्जांपल मैं आपको इन पर्टिकुलर जो प्रैक्टिस के लिए करवाऊँ तो फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये वाला, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, ट्रांसपोज लेने के बाद हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर दें अगर आप,
तो पहली रो यहाँ पे क्या है 1 और 7, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 और 7, ये हमने क्या कर दिया, पहली रो का पहला कॉलम बना दिया है। उसके बाद सेकंड रो है आपके पास 6 और 5, 6 और 5 को हम क्या कर देंगे, सेकंड कॉलम बना देंगे। और थर्ड रो जो है वो 4 और -5, इसको जो है वो थर्ड कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। ये मैट्रिक्स अगर आपके पास कह लें कि लेट्स से मैट्रिक्स ए है, तो ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, ये वाला मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज होगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 बन जाएगा। आप देख भी सकते हैं 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया, 2x3। तो इस तरह आप जो है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोज के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस की। तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको नाम से पता चल रहा है। Two matrices of same order are said to be equal if their corresponding entries are equal। तो दो मैट्रिसेस को आप इक्वल तब कहेंगे, उसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंट्री मीन्स पहली रो और पहले एक मैट्रिक्स की पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री जो भी है, दूसरे मैट्रिक्स की भी पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री वही होनी चाहिए। इस तरह एक मैट्रिक्स की अगर दूसरी रो और तीसरे कॉलम वाली एंट्री जो भी है, दूसरे मैट्रिक्स की भी दूसरी रो और तीसरे कॉलम वाली एंट्री जो है वही होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। दिखने में चाहे सेम हो या ना हो, तो कैलकुलेशन करके अगर आंसर सेम आ रहा है तब भी हम उनको सेम ही कहेंगे नंबर वाइज। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है कि करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाली जो एंट्रीज हैं, दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और उनका मैट्रिसेस का ऑर्डर भी आपस में सेम या इक्वल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो दो मैट्रिसेस जो है आपस में इक्वल हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो आपको दो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे नज़र आ रहे होंगे। एक मैट्रिक्स ए है, कैपिटल ए है, दूसरा मैट्रिक्स क्या है, कैपिटल बी है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 है या सिंपली 2 है। और जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर भी क्या है, 2x2 है। जस्ट ऑर्डर जो है इक्वल होना काफ़ी नहीं है, आपने देखना है कि ऑर्डर इक्वल होने के साथ उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल है या नहीं। तो एंट्रीज को देखते हैं। मैट्रिक्स ए की पहली एंट्री क्या है, 2 है। मैट्रिक्स बी की भी पहली रो पहले कॉलम वाली एंट्री 2 ही है। मैट्रिक्स ए की पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री -5 है। और जो मैट्रिक्स बी है उसके पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री 2 -7 है। और 2 -7 ये आपके पास एक नंबर है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं नंबर क्या आता है। ये नंबर आपके पास ये भी -5 ही आता है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बी है उसकी भी पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री क्या है, -5 ही है। ठीक है, इस तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री मैट्रिक्स ए की वो 7 है। और जो मैट्रिक्स बी है उसकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री क्या है, वो भी 7 ही है। इसलिए क्या है, ये दोनों एंट्रीज भी आपस में इक्वल हैं। और उसके बाद लास्ट वाली एंट्री सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाली एंट्री जो मैट्रिक्स ए की है वो 4 है। और जो मैट्रिक्स बी है उसकी भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाली एंट्री जो है वो 4 ही है। तो ओवरऑल दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या है, 2x2 सेम ही है। उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी क्या आ रही हैं, एग्जैक्टली इक्वल ही आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। उसको नोटेशन वाइज हम इस तरह लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी, कि दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। उसके अलावा अगर मज़ीद एक एग्जांपल आपको करके बताना चाहूँ यहाँ पे, जिसमें आपको मज़ीद क्लियर हो सके, खुद अगर मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे 2x2 का ही मैट्रिक्स लिखता हूँ जिसमें एंट्रीज हैं। चलिए मैट्रिक्स जो है एक ये कंसिडर करता हूँ। ये आपके पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज हैं 2 -5 7 और 4। उसके बाद मैं एक और मैट्रिक्स यहाँ पे लिखता हूँ। लेट्स से इसकी एंट्रीज होंगी 2 -5 7 और 3 +1। उसके बाद यहाँ पे 0 0 0 0 और यहाँ पे लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। अब ये एक मैट्रिक्स मसले की है। दो मैट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे जो डिस्कस करने लगा हूँ। एक मैट्रिक्स आपका ये वाला मैट्रिक्स कैपिटल ए है और दूसरा मैट्रिक्स जो है आपके पास है ये वाला जो मैंने भी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स को लेट से सी का नाम दे देते हैं।
तो इन दोनों मैट्रिसेस को देखें, दोनों मैट्रिसेस की जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाली एंट्रीज हैं वो क्या है, ए की पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री 2 है, सी की पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री 2 ही है, और ए की पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री -5 है, सी की भी -5 है। उसके बाद ए की दूसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री 7 है, सी की भी 7 है, और जो ए है उसकी दूसरी रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री 4 है, सी की भी 4 है। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो सेम आ रही हैं, लेकिन सी की जो पहली रो और तीसरे कॉलम वाली एंट्री है वो 0 है, और ए में वो एंट्री है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स का फ़र्क आ गया है। ठीक है, जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर आपके पास 2 है, या 2x2 है, और जो मैट्रिक्स सी है इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 3x3 है। ठीक है, जो मैट्रिक्स ए और सी, मैट्रिसेस ए और सी हैं, इन दोनों के क्योंकि ऑर्डर्स आपस में इक्वल नहीं हैं, तो अब चाहे इनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाली एंट्रीज जो हैं वो आपस में इक्वल हों, तब भी आप इनको जो है वो इक्वल मैट्रिसेस जो है वो नहीं कह सकती। इसलिए यहाँ पे जो आपके ए और सी मैट्रिसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ए और सी मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर चेंज करके बता रहा हूँ कि मैट्रिसेस आपस में इक्वल तब भी हो सकते हैं जब पहली बात ये है कि उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, इक्वल हो, और फिर उनकी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल हो, फिर आप उन मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस कहना है। अगर आपको एंट्रीज इक्वल नज़र आ रही हैं लेकिन उनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो तब भी आप जो है आपने उन मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिक्स नहीं करना, वो तब भी वो क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे आपस में। इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो, दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हो।